everyone, good morning and welcome back to the Inside Scoop, आपका ओनली शो पूरे पाकिस्तान में जो आपको सिखाता है और बताता है फाइनेंस, बिजनेस इन पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के बारे में। हेडलाइन से आगे जाके ये समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई स्टेबलाइजेशन हो चुकी है और ग्रोथ की कहानी अटकी हुई है। आउटगोइंग सिक्लिकल ईयर 25 पाकिस्तान के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्निंग फेज़ था। मिड 2023 में आईएमएफ प्रोग्राम के रीस्टार्ट के बाद जो मैक्रो स्टेबलाइजेशन शुरू हुई थी वो 2025 तक कंटिन्यू करती रही। फिस्कल साइड पे गवर्नमेंट ने डिसिप्लिन मेंटेन किया। फिस्कल ईयर 24 और 25 दोनों में प्राइमरी सरप्लस अचीव हुआ, मतलब कि ये डे टू डे खर्च जो गवर्नमेंट की इनकम से कवर हो रहा है, जो पाकिस्तान के लिए हिस्टोरिकली एक रेयर चीज़ होती है। एक्सटर्नल फ्रंट पे भी पिक्चर बहुत डिफरेंट थी। 11 महीने सिक्लिकल ईयर 25 में पाकिस्तान ने $163 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया एंड यहाँ सबसे बड़ा सपोर्ट वर्कर्स रेमिटेंसेस था। इसी के साथ आईएमएफ के ईएफएफ इनफ्लोज ने स्टेट बैंक के रिजर्व्स को बूस्ट किया, जो दिसंबर 2024 के $11.7 बिलियन से बढ़ के तकरीबन $15.9 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। मतलब कि इकोनॉमी सबसे सेंसिटिव प्रेशर पॉइंट डॉलर लिक्विडिटी अब पैनिक जोन से काफ़ी बाहर आ चुकी है। इन्फ्लेशन भी शार्पली कूल डाउन हुई। सिक्लिकल ईयर 24 के 12.6% से गिर के सिक्लिकल ईयर 25 में लो सिंगल डिजिट लेवल्स तक आना एक मेजर रिलीफ था। इसी वजह से स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट को दिसंबर 2024 के 13% से ग्रेजुअली कट करके दिसंबर 2025 तक 10.5 कर दिया। ये बैकड्रॉप ऑनेस्टली पिछले कई साल के मुकाबले में इज़ अ लॉट बेटर। एज यू गाइज नो वी सॉ हाइट ऑफ 22%। अब अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, फिस्कल ईयर 25 में रियल जीडीपी ग्रोथ अराउंड 3.1% रही, जो एक्सपेक्टेशन से बेटर थी। सबसे स्ट्रॉन्ग सरप्राइज इंडस्ट्रियल सेक्टर से आया, जहां ग्रोथ 5.3% थी। एग्रीकल्चर सर्विसेज ने भी मॉडेस्ट लेकिन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया। फिस्कल ईयर 26 के लिए आईएमएफ और एडीबी दोनों 3% के करीब ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड इनिशियल डेटा ये शो कर रहा है कि मोमेंटम धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस आउटपुट, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, राइस प्रोडक्शन सब ने अर्ली फिस्कल ईयर 26 में पॉजिटिव सिग्नल्स दिए हैं। सीमेंट डिस्पैचेस, ऑटो सेल्स, मशीनरी इंपोर्ट्स, ये सब हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि इकोनॉमिक इंजन स्लोली वार्म अप हो रहा है। इन्फ्लेशन के हवाले से थोड़ा रियलिज्म ज़रूरी है। सिक्लिकल ईयर 26 में एवरेज इन्फ्लेशन 7 to 8% तक रीबाउंड कर सकती है क्योंकि बेस इफेक्ट ख़त्म हो रहा है। शॉर्ट टर्म स्पाइक्स आ सकते हैं, लेकिन ईयर में सेकंड हाफ में इन्फ्लेशन फिर स्टेट बैंक के टारगेट रेंज के करीब आने का चांस है। अगर ये ट्रैजेक्टरी होल्ड करती है तो पॉलिसी रेट में और मॉडरेट कट्स की गुंजाइश भी बन सकती है। एक्सटर्नल अकाउंट का आउटलुक मैनेजेबल लगता है, लेकिन बिना रिस्क के नहीं। इंपोर्ट्स नॉर्मलाइज हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स थोड़ी सॉफ्ट हैं, इसलिए सिक्लिकल ईयर 26 में करंट अकाउंट डेफिसिट 1.5 से 2.5 बिलियन डॉलर्स की रेंज में रहने का अंदाज़ा है। पीकेआर ब्रॉडली स्टेबल रहा है, लेकिन रेयर ओवर वैल्यूएशन सजेस्ट करती है कि ग्रेजुअल 5 to 7% डिप्रिसिएशन बिल्कुल रूल्ड आउट नहीं है। फिस्कल साइड पर कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहने की एक्सपेक्टेशन है। ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट फिस्कल ईयर 26 में जीडीपी का तकरीबन 5% रह सकता है एंड डेट टू जीडीपी रेशियो भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन टैक्स रेवेन्यूज़ पे प्रेशर रहेगा, जहां गवर्नमेंट को स्पेंडिंग रैशनलाइजेशन और कंटिजेंसी टैक्सेशन का सहारा लेना पड़ सकता है और यहीं आईएमएफ का रोल फिर सेंट्रल हो जाएगा। आईएमएफ प्रोग्राम सिर्फ फाइनेंसिंग नहीं देता, ये रिफॉर्म्स इन्फोर्स करता है। एनर्जी सेक्टर, स्टेट ओन एंटरप्राइज, टैक्स बेस एक्सपेंशन, प्राइवेटाइजेशन। अगर यहाँ स्लिपेज हुई तो स्टेबिलिटी का स्ट्रक्चर हिल सकता है। फाइनली एक्विटी मार्केट्स की बात करते हैं। लास्ट 3 इयर्स में पाकिस्तान ने पीएसएक्स ने फिनोमिनल रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल हैं। फॉरवर्ड पीई अराउंड 8.6x है, जो हिस्ट्री के मुताबिक ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है। अगर मैक्रो स्टेबिलिटी कंटिन्यू रही, अर्निंग्स ग्रोथ डबल डिजिट रहती है और लिक्विडिटी ईज हुई तो एक्विटीज़ मीडियम टर्म में भी अट्रैक्टिव लगती हैं। बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान मिरेकल रिकवरी कर रहा है, लेकिन कोलैप्स से काफ़ी दूर आ चुका है। स्टेबलाइजेशन लार्जली डिलीवर हो चुकी है एंड रियल टेस्ट ये है कि क्या हम स्टेबिलिटी को सस्टेनेबल ग्रोथ में कन्वर्ट कर पाएंगे या फिर से वही साइकिल रिपीट करेगी। Moving on to something that has taken the Pakistan automobile industry by storm
जेकू पाकिस्तान में J7 के साथ एंटर हुआ। मार्केट ने नोटिस किया लेकिन कॉशियसली। J7 एक हाई एंड PHEV था, 7 एयरबैग्स, 360 कैमरा, कूल बॉक्स, लेकिन this car didn't just come in for disruption, they also came in for credibility. निशाद ग्रुप की जो बैकिंग है ये सिग्नल दे रही है कि ये कोई शॉर्ट टर्म चाइनीज़ एक्सपेरिमेंट नहीं है बल्कि सीरियस लॉन्ग टर्म प्लेयर है। ट्रस्ट पहले बिल्ड होता है, शॉक बाद में आता है, एंड देन ऑफ कोर्स J5 केम इन क्वाइटली लेकिन एक्सप्लोसिवली। लाहौर के शोरूम्स में जो हो रहा है वो टिपिकल लॉन्च बिहेवियर नहीं है। लोग देखने नहीं, बुक करने आ रहे हैं। एक्चुअली विद इन मिनट्स बुकिंग्स प्रोसेस हो रही हैं। एंड इंटरेस्टिंग बात है कि द प्रीमियम वेरिएंट वो ज़्यादा चल रहा है कंफर्ट वाले से ज़्यादा। सो मतलब कि बायर सिर्फ चीपेस्ट ऑप्शन नहीं ढूंढ रहा बल्कि वो वैल्यू भी देख रहा है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा पे करने के लिए इज़ ऑल्सो रेडी फॉर दैट। तो ये डिमांड आर्टिफिशियल स्कैरसिटी की वजह से नहीं है, डिलीवरीज थोड़ी लेट हैं, लेकिन जो इसका एसेंशली एक क्रेज़ बना हुआ है, राइट, इट्स बिकॉज ऑफ द ऑफर। सेडान्स और पुरानी SUVs की तरफ से लोग निकल के एसेंशली हाइब्रिड कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं जो पहले उनके लिए इनएक्सेसिबल था। J5 ने एक गैप फिल किया, अफोर्डेबिलिटी, हाइब्रिड टैक, एक्सपोर्ट ग्रेड क्वालिटी कॉम्बिनेशन। फिर इस प्राइस बैंड में यूजुअली क्योंकि आपको सिडान्स मिलती थी, नाउ यू लाइक गेटिंग फुल ब्लोन SUV, सो व्हाई वुड यू गो टुवर्ड एनीथिंग एल्स। जेहू की स्ट्रैटेजी यहाँ बहुत क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रही है। J7 ने ब्रांड को लेजिट बनाने की कोशिश की है। J5 ने मार्केट को फिर आके मज़ीद एक काइंड ऑफ बूस्ट दिया। सो PKR 6.7 is 7.7 मिलियन में J5 हैवल जूलियन HEV ओवर 2.5 मिलियन से अंडरकट किया एंड जापानीज़ हाइब्रिड्स को तो कम्प्लीटली अनकम्फर्टेबल जोन में डाल दिया है। एंड ये वही प्लेबुक है जो कभी हैवल ने Hyundai के खिलाफ यूज़ की थी, राइट। सो द सेम स्टोरी अगेन। एंड उससे पहले किया एंड Hyundai ने होंडा और टोयोटा के साथ ये किया था। MG का कंपैरिजन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। MG की हाइप स्ट्रॉन्ग थी लेकिन द CBU मॉडल सप्लाई इशूज़ आफ्टर सेल्स में जो मोमेंटम नहीं था, इसकी वजह से वो डाइल्यूट हो गई। जेकू का जो CKD सेटअप है, निशात की बैकिंग है एंड लोकल इकोसिस्टम एसेंशली गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस कि इसकी रीसेल में मसला नहीं होगा, पार्ट्स में मसला नहीं होगा, विच इज़ अगेंस्ट बिल्डिंग ट्रस्ट। लेकिन वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि अगर प्राइसिंग या आफ्टर सेल्स में स्लिपेज हुई तो मार्केट उतनी ही जल्दी पनिश करेगी ऑब्वियसली जितनी जल्दी रिवॉर्ड करती है, क्योंकि पाकिस्तान का कार बायर अब नाइव नहीं है। इस माइक्रो लेवल डिस्ट्रप्शन को एक मैक्रो लेवल से इम्पैक्ट करें तो पाकिस्तान ने इस वीक वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ लिंक्ड एंटिटी के साथ MOU साइन किया जिसका फोकस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स एंड स्टेबल कॉइन इंटीग्रेशन है। This is like it's looking like a random crypto headline, but let's dive into it. पाकिस्तान अपनी डिजिटल करेंसी एंड पेमेंट्स इकोसिस्टम को ग्लोबल रेल साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। डॉलर लिंक्ड स्टेबल कॉइन रेगुलेटेड फ्रेमवर्क के अंदर लाने का मतलब है कि रेमिटेंसेस, सेटलमेंट्स, फॉरेक्स फ्लोज को फास्टर, चीपर और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। ये वही चीज़ है जो पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के लिए गेम चेंजिंग हो सकती है अगर रेगुलेशन, एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूशन सही रही। द फाइनेंस मिनिस्टर वेरी सिंपल मैसेज कि इनोवेशन तभी चलेगी जब स्टेबिलिटी और नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज ना हो, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज यू गाइस नो आवर करेंसी इज एट रिस्क। आई पर्सनली don't know why they're going with the whole crypto thing, but let's see. वर्ल्ड बैंक का व्यू भी इसी लार्जर पिक्चर में इसी लार्जर पिक्चर को रीइंफोर्स करता है। GDP ग्रोथ फिस्कल ईयर 26 में तकरीबन 3% रहने की एक्सपेक्टेशन है। फ्लड रिकवरी और एग्रीकल्चर के साथ थोड़ी एक्सेलरेशन आ सकती है, बट देयर इज़ ऑब्वियसली अ वार्निंग कि हमारी एक्सपोर्ट्स जब बढ़ती हैं तो करंट अकाउंट प्रेशर मज़ीद वापस आता है एंड ऑयल प्राइसेस एंड ग्लोबल ट्रेड शॉक्स पाकिस्तान के लिए बहुत रिस्की हैं। पॉजिटिव साइड की इन्फ्लेशन कूल हो चुकी है थैंक्स टू ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बीइंग डाउन, पॉलिसी रेट्स कट हुए हैं एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इज काइंड ऑफ सीइंग दैट देयर इज सम इंटरेस्ट इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, राइट। सो नेगेटिव साइड इज दैट द ग्रोथ इज़ वेरी फ्रैजिल एंड रिफॉर्म्स के बगैर ये मोमेंटम स्लिप हो सकता है। द बॉटम लाइन इज़ के जेकू J5 सिर्फ एक गाड़ी नहीं बेच रहा, वो बायर एक्सपेक्टेशंस रीसेट कर रहा है एंड स्टेबल कॉइन MOU सिर्फ क्रिप्टो नहीं, पाकिस्तान की फाइनेंशियल प्लम्बिंग को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो द इकोनॉमीज मूड इज शिफ्टिंग फ्रॉम कॉशियस टू क्यूरियस, लेकिन जैसे कार्स में वैसे ही इकोनॉमी में भी सस्टेनेबिलिटी
Our test is only one, which is time. So on that note, we're going to take a very short break. When we come back, we will have Mr. Ali Nawaz with us, who is CEO Chase Securities. Don't go anywhere. You are watching The Inside Scoop. I am Mashal Khan. Welcome back to The Inside Scoop. Break with se pehle, I'll let you know that we will have Mr. Ali Nawaz, who is CEO Chase Securities, with us today. Ali sir, thank you so much for joining us once again. Thank you for inviting. Thank you. So sir, sabse pehle, would you like to share Chase Securities strategy for 2026 and your target for the index? Right. So basically, I think 2026 will be a year of cherry picking. हमने बहुत अच्छी रैली देखी last 3 years में बहुत phenomenal returns थे. But however, index अब जिन levels पर है, शायद आपको index wise अगर आप हमारा targets वगैरह देखें तो शायद यहाँ पर आपको 20-25% का return आप कर सके with an index target of 225,000. However, there are few stocks जो कि हमें लग रहा है cyclicals में I think अब जिस तरीके से इकोनॉमी पिकअप हो रही है और 4-5% के जीडीपी ग्रोथ की तरफ जा रही है और 2026 में जिस तरह हम इंटरेस्ट रेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिंगल डिजिट में चले जाएंगे तो यहाँ से जो ग्रोथ आएगी दैट विल बी इन फेवर ऑफ सिक्लिकल सेक्टर्स. सो वी थिंक कि यहाँ से जो है वो सबसे पहले हमारी स्ट्रैटेजी में हम कुछ टेक्स आइडेंटिफाई हमने किए. फॉर एग्जांपल PSX वी थिंक कि जिस तरीके से मार्केट में वॉल्यूम्स हो रहा है और वैल्यू ट्रेडेड 80 बिलियन टू 100 बिलियन की रेंज में है, उससे PSX को काफ़ी जो है फ़ायदा होता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू. और जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो गई है, अकाउंट ओपनिंग जिस पेस से जिस पेस से इन्वेस्टर अवेयरनेस आ रही है, तो वी थिंक कि ये वॉल्यूम्स कंटिन्यूसली इंक्रीज होते रहेंगे एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर PSX. इसके अलावा हमारी एक बाय कॉल PTC के अंदर है. ये जो रिसेंटली टेलीकॉम की एक्विजिशन हुई है टेलीनॉर की, ये PTC के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है. बहुत अच्छे प्राइस में इनको मिला है. इट विल बी द सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर. और वी थिंक कि ओवरऑल इंडस्ट्री के आरपूस बढ़ जाएंगे. फिर इनके पास टावर्स का बहुत अच्छा नेटवर्क आ गया है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन द सेक्टर. तो PTC इज आवर टॉप पिक. इसके अलावा वी थिंक ऑटो सेक्टर विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. हमने रिसेंटली जेको, निषाद पावर, निषाद चुनिया पावर, इनकी जो है वो प्राइस परफॉर्मेंस देखी है. आई थिंक ये रैली जो है वो ब्रॉडर सेक्टर में आएगी. इंडस मोटर्स हमारी पिक में है. फिर ऑर्डर पार्ट्स में एग्री ऑटोज हमारी टॉपिक्स में है. देन वी थिंक कि जो है वो थोड़ी सी एक्टिविटी ENP सेक्टर में कंटिन्यूस रहेगी. पावर सेक्टर सर्कुलर डेट तो 2025 में रिजॉल्व हो गया था. However, 2026 will be year of gas circular debt resolution. Okay, so wonderful. So tell us, banking sector में आप कौन से stocks पे focus कर रहे हैं? A lot of people, especially following जो BOP की rally आई है, I think people don't understand कि structurally what changed within the company. तो people tend to honestly go for वो banks जो अभी तक चले नहीं हैं, which are very very small market cap banks जो small ticket entries होती हैं into the market. So can you share why that is not a good trading strategy? Because my belief is कि penny stocks mostly जो होते हैं are penny stocks for a reason, right? If you look at them, these are companies being managed not very well. They have smaller books. They don't have good leveraging in the debt markets. इनके जो लोग काम कर रहे होते हैं, naturally they don't take larger bets, heavier bets. तो इनकी earnings में capital gains ज़्यादा नहीं reflect होते. अब for example, we're expecting certain banks to perform against अभी जो हमारा rate cut आया था, उसकी वजह से उनको जो capital gain hit होगा on long-term PIBs, right? So could you share a little bit on के banking sector में आप लोग कौन से items पे focus कर रहे हैं and why? So basically सबसे पहले जिस तरह से आपने शुरू में बताया कि ये जो penny stocks है, तो मैं just एक सेंटेंस में इन्वेस्टर्स को ये समझाना चाहूँगा कि आप अगर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर वो 2 रुपए का स्टॉक हो या वो 200 रुपए का स्टॉक हो, 200 रुपए में आपके पास 1000 शेयर्स आएंगे और 2 रुपए में आपके पास 1 लाख शेयर्स आएंगे. आपके पैसे 2 लाख ही डिप्लॉय होंगे. और अगर वो स्टॉक 2 रुपए वाला भी 30% बढ़ेगा तब आप 30% रिटर्न ही कमाएंगे. और 200 वाला स्टॉक भी जो है वो अगर 30% बढ़ जाएगा तो वहां पर भी आपका रिटर्न सेम होगा. तो इससे आपका रिटर्न इम्पैक्ट नहीं करता है. सबसे पहली बात. दूसरी बात विद रिगार्ड्स टू बैंकिंग सेक्टर,
आई थिंक हमारी जो पिक्स में हमें जो है वो यहाँ से यूबीएल बैंक और मीज़ान बैंक, ये दोनों हमारी टॉप पिक्स में हैं। आई थिंक दोनों ने करंट अकाउंट पर बहुत ज़बरदस्त काम किया है, बहुत तेज़ी से इनके करंट अकाउंट्स ग्रो कर रहे हैं, और जो इनकी ट्रेजरी बुक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, और कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड पीआईबी पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है। और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं तो इनकी कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो नीचे आती है, बट इनका जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स हैं वो स्टिकी हैं। तो आई थिंक इनके मार्जिन्स जो है वो उससे काफ़ी अच्छे इंप्रूव हो जाएंगे, विच वी विल सी के वो फिर अर्निंग्स में भी रिफ्लेक्ट करेंगे और उनके पे आउट्स में भी रिफ्लेक्ट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज, आई थिंक नेशनल बैंक विल बी एन इंटरेस्टिंग पिक। आई थिंक ये बहुत 7-8 साल बाद ये पे आउट देगा, और ये काफ़ी अच्छा पे आउट इसमें एक्सपेक्टेड है। फुल ईयर पे आउट जो है वो जब ये फरवरी में कभी अनाउंस करेगा, तो जो है वो ये आई थिंक एक इंटरेस्टिंग कॉल है यहाँ से। सो वी थिंक मीज़ान, यूबीएल एंड नेशनल बैंक आर अवर टॉपिक्स। Okay, wonderful. Recently कुछ regulations आई थी regarding research analysts, right? अब I mean personally if you ask me, एक ऐसी market जहाँ I believe now 420,000 हमारे UINs हो गए, right? Our market is very small. अगर हम market cap to GDP भी देखें तो हम we're still at a measly 15-16%. हालांकि हमारा GDP is not very huge. तो what do you think जो ये regulations हैं, because I believe all of the brokerages, whether it's the one that I work at, whether it's your brokerage, everyone feels very restricted by all of these, right? उनमें से एक ये था कि जी अगर टारगेट प्राइस दी है तो फिर जब तक वो टारगेट प्राइस रीच नहीं होती तो जिस एनालिस्ट ने खरीदा है तो वो बेच नहीं सकता. Does this not signal a fundamental lack of understanding of what a target price is? राइट। तो देखिए, सबसे पहले टू स्टार्टिंग विद रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशंस, देखिए रेगुलेशंस का होना बुरी बात नहीं है, रेगुलेशंस होने लेकिन चाहिए। ओवर रेगुलेशंस रेगुलेशंस जो का है, होना तो बहुत बुरी बात हाँ, है. रेगुलेशंस जो है वो प्रैक्टिकल होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं जो है वो कॉन्वर्जेशन यहाँ से स्टार्ट करूँ कि पब्लिक अपीयरेंस की एक डेफिनेशन दी गई है कि अगर आपने किसी स्टॉक लिया है रिसर्च एनालिस्ट ने, तो वो जो है वो पब्लिक अपीयरेंस में कोई उसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आज आप मुझसे पूछती हैं कि नेशनल बैंक में आपका क्या व्यू है या यूबीएल बैंक में क्या व्यू है, और अगर मैं आपकी शो पर आज हूँ और अगर मैंने अपनी जो है वो अगर मैंने अपनी जो है वो रिपोर्ट या तो परचेज किया होता, तो जो है वो मैं आज आपसे यूबीएल बैंक पे बात ही नहीं कर Is सकता, there a और मुझे आपसे timeline के मतलब अगर आपने आज खरीदा है तो आज आप आज नहीं. 7 डेज के अंदर, 7 डेज के अंदर। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने कल यूबीएल बैंक परचेज किया है, तो आज आप अगर मुझसे यूबीएल बैंक पे सवाल पूछेंगे तो मैं आपसे कहूंगा सॉरी, मैं इस वक्त जो है वो मैं आपको यूबीएल बैंक पे कोई जवाब नहीं दे सकता। तो आई थिंक ये But इस तरीके wouldn't की that चीजें। in itself हाँ, be a signal कि आपने, I mean जी जी, anyone could एब्सोल्युटली, decode, right? जी जी। तो I don't फिर understand, and I believe that like right now SSCP is in the middle of kind of reorganizing the commissioners. I don't know, Ali sir, like let's just have an honest conversation. इस तरह से market कैसे grow होगी? जी एब्सोल्युटली। और अभी तो आई थिंक जो है वो बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस नए आए हैं जो उन्होंने अपनी रिसर्च करना स्टार्ट की है। आई थिंक ये इन्वेस्टर अवेयरनेस में हेल्प होता है। अब इसको अगर ओवर रेगुलेट करके या इसको इम्प्रैक्टिकल बनाकर अगर हम इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक तक पहुंचाना या पहुंचना रोक देंगे, तो आई थिंक ये इट विल सर्व नो पर्पस। लोग फिर पेनी स्टॉक्स और इधर उधर की स्टॉक्स में फंस जाएंगे। आई थिंक जो है वो उसको इतना प्रैक्टिकल बनाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्फॉर्म्ड चीज़ें इन्वेस्टर तक पहुंचा सकें। अगर आज मैं पब्लिक अपीयरेंस में कोई बात करते हुए रिस्ट्रिक्टेड हूँ, तो आई थिंक ये जो है वो तो रेगुलेशंस डेफिनेटली बिल्कुल होने चाहिए। इल इंटेंशन से अगर कोई भी आता है तो उसको ज़रूर रोकना चाहिए, बट हाउएवर इसको थोड़ा प्रैक्टिकल बनाने चाहिए। तो बेसिकली हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम रेगुलेटर्स तक अपनी जो कुछ ऑब्जर्वेशंस पहुंचाएं। आई थिंक कमिंग वीक में जो है वो हम जो है वो एक उनसे बात भी कर रहे हैं। तो होपफुली जो है वो रेगुलेटर इस पर जो है वो अब पहले भी रहा है और अभी तक आई थिंक अब आगे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस पर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। Inshallah, I really, really hope so. I myself am waiting for that meeting to happen. We're all, I think, eagerly waiting कि थोड़ा सा इस चीज़ पे
रेंज थोड़े लूज हो जाएं, बिकॉज अभी जिस लीश पे हम सबको रखा हुआ है, इट्स मेकिंग इट इम्पॉसिबल कि हम मतलब अपने भी क्लाइंट्स का ख्याल ना रख सकें, यू नो व्हाट आई मीन, बिकॉज इट एंड्स अप हर चीज़ कुछ बोलने से पहले भी मतलब इफ आई एम हैविंग अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन विद समवन राइट, कि अच्छा ये कंपनी है, ये करती है, मुझे ये लगता है, तो मेरे दिमाग में ये आता है एक सेकंड कोई रिकॉर्ड अगर कर लेगा मुझे ये बात करते हुए, विल आई गेट इन ट्रबल, इज दिस अ बाय और सेल कॉल, इट बिकम्स वेरी रिस्ट्रिक्टिव. एंड आई थिंक स्पेशली इस टाइम पे व्हेन लकीली वी हैव सो मच इंटरेस्ट इन द मार्केट राइट, और हमारी एक इतनी निगलेक्टेड मार्केट है जो फाइनली एक ऐसे पॉइंट पे आई है जहाँ एक्चुअली ब्यूरोक्रेसी शुड बी हेल्पिंग अस to increase the awareness rather than stopping it. So on foreign investment side, हमने देखा है pretty much जब से रैली शुरू हुई थी, we started seeing के especially 2024 में a lot of foreign outflow from the market, right? तो अभी हमारा rear is near 105, which shows कि do you think के the rear and the annual 5 to 7% depreciation is the main reason, along with हमारी जो liquidity के मसले होते हैं कि उनके current account में पैसे रह जाते हैं for a few days, and obviously because of that उनका capital gain नहीं book हो पाता on other instruments. Yeah, do you think is there something else that's keeping international investors from investing in Pakistan? राइट. सो आई थिंक ये जो इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में नहीं आ रही है, खासतौर पे हमारे कैपिटल मार्केट्स में नहीं आ रही है, वो उसकी वजह कोई पाकिस्तान स्पेसिफिक से ज़्यादा इस वक्त मुझे ज़रा ग्लोबल फैक्टर्स लग रहे हैं. हमने देखा है कि इंडिया में भी एक बहुत बड़ा आउटफ्लो हुआ है इन 2025. बेसिकली कुछ यूएस ने किया भी ये है कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट की अपनी मार्केट में, और वहाँ की अपनी मार्केट भी इस वक्त काफ़ी बुल फेज में है, खासतौर पे टेक कंपनी एंड इन्वेस्टमेंट्स इनटू एआई और एआई स्टॉक में. तो हम देख रहे हैं कि इमर्जिंग मार्केट से एज अ होल जो है वो आउटफ्लोज हुए हैं. तो ये एक वजह रही है जिसमें जो है वो कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकी. हाउएवर हमने ट्रेजरी बिल्स में तो देखा है कि इन्वेस्टमेंट्स आई हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की. हाउएवर वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आती हैं. बट येस, हमें तो दूसरी एक फैक्टर जो मुझे लग रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस, जो कि एक मैक्रो फैक्टर के अलावा एक जो चीज़ हुई है, तो ये हुई है कि के अब लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट इमर्जिंग सेक्टर्स में जा रहा है, विच इज़ एआई, विच इज़ क्लीन एनर्जी, इस तरीके की चीज़ों में. हाउएवर पाकिस्तान में जो है वो अभी तक कन्वेंशनल स्टॉक्स और सेक्टर्स ही लिस्टेड हैं. तो आई थिंक हमें जो है वो थोड़ा सा अपनी मार्केट की डेप्थ बढ़ानी होगी, नए सेक्टर्स को लाना होगा जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स का ट्रेंड है, जो इस वक्त परफॉर्म कर रही हैं. हम देखते हैं कि सिस्टम्स एक टेक कंपनी लिस्ट है, वो बहुत फेवरेट है फॉरेन इन्वेस्टर्स की. उसमें काफ़ी एक्टिविटी रहती है फॉरेन इन्वेस्टर्स की. तो आई थिंक इस तरीके से हमें नई कंपनीज और सेक्टर्स लिस्ट करवाने होंगे जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का अटेंशन अट्रैक्ट करे और फिर वो इन्वेस्टमेंट लेकर आए. Wonderful, wonderful. So, as far as the steel sector is concerned, we see a lot of development happening on the Punjab side, right? So, क्या आपको लगता है कि steel, which hasn't been able to really have any kind of economic activity pretty much पिछले 2 सालों से अगर हम देखें, do you think कोई movement आएगी steel stocks में? मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा शायद स्टील सेक्टर में आने में. एक पिछले कुछ 4-5 सालों में बहुत जो है वो डेवलपमेंट्स रही इस सेक्टर में. बहुत ज़्यादा कैपेसिटी ऑनलाइन आ गई और बहुत ज़्यादा सप्लाई ऑनलाइन आ गई, और हमारी इकोनॉमी उस पेस से ग्रो नहीं कर सकी, जिसकी वजह से एक सप्लाई ग्लट हो गया. और ये जितने भी हमारे लिस्टेड स्टील प्लेयर है, ये सारे 10% और 20% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं. अब फिर जो फाटा में जो एग्जेम्पशंस दी गई विथ रिगार्ड्स टू जो सेल्स टैक्स की, और फिर जो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर सस्ती है, तो उसने भी एक डिस्पैरिटी सेक्टर में क्रिएट कर दी कि वहाँ से जो स्टील आता था वो इतना चीप होता था, और ये हमारी कॉस्ट भी नहीं निकलती थी जो हमारे प्लेयर्स थे जो कि विद टैक्स काम करते थे लिस्टेड प्लेयर्स के. तो ये एक कुछ प्रॉब्लम थी. फिर हमारी स्टील की डिमांड आती थी पीएचडीपी से और प्राइवेट सेक्टर दोनों से. फिर पीएचडीपी हमने देखा कि पिछले 3-4 सालों में तो कोई मटेरियल पीएचडीपी हुआ ही नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर भी जो है वो जीडीपी जब हमारी नेगेटिव और 1-1.5% की ग्रोथ होगी तो प्राइवेट सेक्टर से भी डिमांड नहीं आएगी. बट गोइंग इनटू 2026 अब हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी इकोनॉमी पिकअप हो रही है, ग्रोथ पिकअप हो रही है, रियल स्टेट में थोड़ी एक्टिविटी स्टार्ट हुई है. तो वी थिंक कि ग्रेजुअली जो है वो इसके लिस्टेड प्लेयर्स के भी वॉल्यूम्स पिकअप होना शुरू होंगे. शायद प्रॉफिटेबिलिटी में रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगे, बट आई थिंक यहाँ से हम ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स देखेंगे.
वंडरफुल। एंड जितनी हमारी बात हो रही है अबाउट कि हमारी डिफेंस डील्स हो रही हैं, whether it's the JF-17 Thunder or the Karakoram 8 or if it's the any of the other artillery or the unmanned operating systems जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली आपके मीना और अफ्रीका रीजन में, राइट? तो पाकिस्तान में अभी तक कोई डिफेंस स्टॉक्स लिस्टेड नहीं है। हाउ कैन वी टेल द डिफेंस एक्सपोर्टर्स कि प्लीज़ आप लोग आके अपने IPOs कर रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान के पास भी तो डिफेंस स्टॉक्स होने चाहिए। एब्सोल्युटली, एक्चुअली शायद हमारे पास इस वक्त प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है डिफेंस सेक्टर इसमें। ये थोड़ी सी जो है वो ये अभी एक सेक्टर इमर्ज हुआ है इसमें। फिर हम देखेंगे कि अगर प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट आती है तो डेफिनेटली वो कैपिटल मार्केट से भी पैसे रेस करने आएंगे। अभी हमने जो है वो कुछ साल पहले देखा कि अच्छी कंपनीज लिस्ट होने आई है। BF एग्रो जिस तरह से देखा वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट सेक्टर था, डिफरेंट स्टॉक था। तो आई थिंक डिफेंस में भी अगर जिस तरह प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट आएगी, एविएशन में आ चुकी है, रिसेंटली हमने PIE की प्राइवेटाइजेशन में देखा, तो आई थिंक ये जैसी टर्न अराउंड होता है तो ये एक स्टॉक आई थिंक लगता है कि शायद जो है वो, तो इस तरह डिफेंस में भी जो है वो जब प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट आएगी तो डेफिनेटली वो भी कैपिटल मार्केट से पैसे रेस करने आएंगे। तो वी कैन सी कि अगले कुछ सालों में जो है वो इस तरीके के IPOs मार्केट में आए। Wonderful, wonderful. Before I allow you to continue with your day, अगर कोई नए investors हैं, because obviously all of us have seen a huge uptake in number of account openings, right? तो आप उनको कौन सी advice देना चाहेंगे जिन लोगों ने अभी अपने accounts खोले हैं? जी बिल्कुल, देखें मार्केट इस वक्त बुल फेज में है, यूफोरिया में है। आज से 3 साल पहले मार्केट्स 4 और 5 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर थी, आज मार्केट्स 8.5 और 9 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर हैं। यूफोरिया में जो है वो टिप्स, जिस तरह आपने शुरू में कहा, पेनी स्टॉक्स, इस पर जो है वो यहाँ पर आपको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर आपको और ज़्यादा जो है वो स्टडी करके जो है यहाँ पर आपकी जो है वो एफर्ट डबल हो जाती है एज कम्पेयर टू लास्ट फ्यू ईयर्स। तो प्रॉपर रिसर्च करके, रिसर्च को फॉलो करके, मार्केट एक्सपर्ट्स को सुन के उनसे व्यू लेकर जो है वो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। वी डोंट वांट कि जो आज मार्केट में इस लेवल पे एंटर हो रहे हैं उनका कोई बैड एक्सपीरियंस हो मार्केट में, बट ये 100% आपके अपने हाथ में है, आपके ब्रोकर के हाथ में नहीं है, आपके एडवाइजर के हाथ में नहीं है, किसी व्हाट्सएप ग्रुप या किसी जो है वो किसी और मीडियम के हाथ में नहीं है, आपके अपने हाथ में है। जैसी आपकी स्टडी होगी वैसे ही आप का इन्वेस्टमेंट रिजल्ट भी निकलेगा। तो आई थिंक जो है वो प्रॉपर स्टडी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। Wonderful. Well, thank you so much for taking the time out to be with us, Ali sir. I really appreciate it. It was so lovely speaking to you. And मैं आप लोगों को फिर से एक दफ़ा याद दिलाना चाहूँगी, रेगुलेटेड जगहों पे आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। पाकिस्तान में सिर्फ 4 एरियाज़ हैं जहाँ आप लीगली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बैंक से सेविंग्स अकाउंट पैसे डाल सकते हैं, नॉट रेकमेंडेड एट ऑल। ब्रोकरेजेस जिनके पास लाइसेंसेस हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ जो म्यूचुअल फंड्स होती हैं, एंड इंश्योरेंस कंपनीज। इसके अलावा देयर इज़ नो लीगल एवेन्यूज़ फॉर यू। यहाँ SECP नाम का एक अदारा होता है दैट मेक्स श्योर कि आपके साथ इस तरह का कोई फ्रॉड ना हो रहा हो, ठीक है? एंड दैट कोई आपके पैसे लेके भाग नहीं सकता यहाँ से, बिकॉज दे आर अंडर वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, जिस तरह मैं और अली सर अभी बात कर रहे थे उस बारे में। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट वेयर यू प्लेस योर मनी, एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बेस्ट ऑफ लक इन द स्टॉक मार्केट, एंड आई शैल सी यू गाइज। टेक केयर, बाय।